गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पौधार स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग अपना पिछला चैप्टर डी एंड एफ लॉग चैप्टर जो पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने ये लिखा कि जो संक्रमण तत्व है या अंतर संक्रमण तत्व हैं उनकी संकुल बनाने की प्रवृत्ति होती है। तो आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आया होगा कि ये संकुल होते क्या हैं। तो इस चैप्टर में जो कि आप लोगों की बुक का चैप्टर नंबर है 9 में हम लोग ये पढ़ेंगे कि संकुल यौगिक क्या होते हैं और इनकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, इनमें बॉन्डिंग कैसे होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे कि योगात्मक यौगिक क्या होते हैं। योगात्मक यौगिक, ठीक है। जब हम लोग किन्हीं दो या दो से अधिक यौगिकों को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, तो उनसे जो नया कंपाउंड मिलता है उसे हम लोग कहते हैं योगात्मक यौगिक, ठीक है। देखिए हम लोग इसे ऐसे समझते हैं कि हमारे पास एक बीकर है या एक कोई भी कंटेनर है जिसमें हम लोगों ने पानी में कोई दो कंपाउंड घोल लिए। मान लीजिए आप लोगों ने घोला K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस। पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट आप लोगों ने घोल लिया, ठीक है। आप लोगों ने इसको घोलने के बाद इस कंपाउंड को जिसमें इसमें घोला है इसको जब हम लोगों ने इवेपोरेट किया तो आपके पास जो सॉलिड कंपाउंड आप लोगों के पास बचा उससे हम लोग कहते हैं एडिशन कंपाउंड, जिसे हम लोग बोल रहे हैं योगात्मक यौगिक। यानी कि सीधा सा यह है कि जब दो यौगिकों को निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो नया जो यौगिक बनता है उसे हम लोग बोलते हैं योगात्मक यौगिक या एडिशन कंपाउंड। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग समझते हैं कि हम लोगों ने क्या किया कि K2SO4 को मिलाया किसके साथ, Al2SO4 यानी एल्युमिनियम सल्फेट के साथ, और इसके साथ हम लोगों ने लिए क्या, इसको किस में घोला, पानी में, ठीक है। तो जब हम लोग इनका क्रिस्टलन करेंगे तो हमें जो कंपाउंड मिलेगा वह है K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। इन दोनों साल्ट्स के मिलने से जो नया कंपाउंड बना है उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, योगात्मक यौगिक, और इसका नाम है पोटास एलम, जिसको हम लोग फिटकरी के नाम से जानते हैं। ये क्या है, फिटकरी है। ऐसे ही हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने मिलाया FeSO4 प्लस NH4 का होल ट्वाइस SO4 प्लस 6H2O, ठीक है। हम लोगों ने फेरस सल्फेट मिलाया और अमोनियम सल्फेट मिलाया, तो जो नया कंपाउंड हमें मिला वह है FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 6H2O, ठीक है। ऐसे ही हम लोगों ने मिलाया KCl प्लस MgCl2 प्लस 6H2O। यानी कि इनमें यहाँ पे मतलब यह है कि हम लोग इनको वाटर में क्या कर रहे हैं, डिज़ोल्व कर रहे हैं। तो वाटर जो है उनमें जब लास्ट में ये जब बनते हैं तो इनमें क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो यह बना KCl MgCl2 6H2O।
इसका नाम है पोटास एलम, इसका नाम है फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसको हम लोग कहते हैं मोहर लवण। यह मोहर लवण है, ठीक है। और यह जो है वह है कार्नेलाइट, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, दो अलग अलग कंपाउंड को एक फिक्स अमाउंट में मिला रहे हैं। ऐसे ही हम लोग मिलाएं KCN प्लस FeCN2 को, 4KCN प्लस FeCN2 को जब हम लोग मिलाते हैं तो हमें मिलता है K4FeCN6। क्या मिलता है? K4FeCN6। इसका नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है। तो ये है योगात्मक यौगिक। कब बनते हैं? जब हम लोग दो या दो से अधिक स्थायी यौगिकों को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो जो नए कंपाउंड बनते हैं इनको हम लोग बोलते हैं योगात्मक यौगिक। योगात्मक यौगिक जो है वो दो प्रकार के होते हैं। योगात्मक यौगिक जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला जो है प्रकार उसे हम लोग बोलते हैं द्विक लवण, डबल साल्ट। और दूसरा इसका जो प्रकार है वह है संकुल लवण, कॉम्प्लेक्स साल्ट, ठीक है। तो हम लोग अब सबसे पहले ये कोशिश करते हैं कि द्विक लवण और संकुल लवण क्या होते हैं। मान लीजिए हमने क्या किया कि आपके पास जो फिटकरी है ये K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2, इसको हम लोगों ने घोला किसमें? पानी में, ठीक है। यानी कि हम लोग इसको डिज़ोल्व कर रहे हैं किसमें? H2O में, ठीक है। वाटर में हम लोग इनको डिज़ोल्व कर रहे हैं, ठीक है। जब हम लोग वाटर में इसको डिज़ोल्व कर रहे हैं तो ये क्या करेगा? अपने आयंस में टूट जाएगा। तो जब ये अपने आयंस में टूटेगा तो हमारे पास कौन से आयन होंगे यहाँ पे? K+, क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम है। हमारे पास यहाँ पे आयन होंगे क्या? Al3+, क्योंकि यहाँ पे एल्युमिनियम भी है। और हमारे पास यहाँ पे आयन्स होंगे क्या? SO4 2-, क्योंकि यहाँ पे सल्फेट भी है, ठीक है। हम लोग इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं कि जब हम लोग किसी एडिशन कंपाउंड को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है। डिज़ोल्व उसी में किया जाएगा जिसमें वो डिज़ोल्व होने वाला होता है, क्योंकि हर एक कंपाउंड वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता, ठीक है। ऐसे ही KCN MgCl2 6H2O FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 6H2O K4FeCN6, ठीक है। जब हम लोग इन सारे कंपाउंड्स को फिर से डिज़ोल्व करेंगे किसमें? वाटर में, ठीक है। वाटर में जब डिज़ोल्व करेंगे तो यह टूटेगा किसमें? K+ में प्लस Al3+ में और SO4 2- में, क्योंकि इसमें कौन कौन सा आयन है? Al3+ और SO4 2-, ठीक है। ऐसे ही जब इसकी बात की जाएगी तो यह टूटेगा किसमें? K+ में, Mg2+ में और Cl- में। इसकी बात करते हैं Fe2+ में, NH4+ में, SO4 2- में, ये टूटेगा। इसकी जब बात की जाएगी तो यह टूटता है किसमें? K+ में प्लस FeCN6 4- में,
ये जब इनका आयनन करवाया जाएगा एक्वस मीडिया में तब ऐसा होगा। देखिए हम लोगों ने एक लिखा कि योगात्मक यौगिक जो होते हैं, योगात्मक यौगिक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला है डबल साल्ट और दूसरा है कॉम्प्लेक्स साल्ट, ठीक है। डबल साल्ट वे होते हैं, यानी द्विक लवण वे होते हैं जब इनको जल में घोला जाता है तो ये अपने संघटक आयनों का परीक्षण देते हैं, संघटक आयनों का परीक्षण ये देते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जब जल में घुलते हैं तो ये उन आयनों का परीक्षण देंगे जिनसे मिलकर ये बने हुए हैं, ठीक है। ठोस अवस्था में तो ये अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, लेकिन द्रव अवस्था आते ही ये अपना अस्तित्व खो देते हैं। कौन? डबल साल्ट या द्विक लवण जो होते हैं वो केवल ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं, विलयन अवस्था में स्थायी नहीं होते हैं। इनको जालक यौगिक भी कहा जाता है। जैसे ही इनका आयनन होता है इनका ये जालक टूट जाता है। इन कंपाउंड्स में अगर हम लोग देखेंगे तो शुरुआत के 3 ऐसे कंपाउंड हैं जिनको जब वाटर में डिज़ोल्व किया जा रहा है तो ये उन आयनों का परीक्षण दे रहे हैं जिनसे मिलकर ये बने हुए हैं। जैसे फिटकरी की बात की जाए, कार्नेलाइट की बात की जाए, मोहर लवण की बात की जाए तो ये उन आयनों में टूट जाते हैं जिनसे मिलकर ये बने हुए। जैसे कि हम लोग अगर यहाँ पे बात करें कि फिटकरी को जब हम लोगों ने पानी में घोला, फिटकरी पानी में घुल गई, ठीक है। तो फिटकरी जब पानी में घुली तो उस मिक्सचर में हमारे पास अगर हम लोग किसी आयन का टेस्ट करना चाहें तो वहाँ पे K+ का आयन टेस्ट भी पॉजिटिव आएगा, एल्युमिनियम का टेस्ट भी पॉजिटिव आएगा और सल्फेट का टेस्ट भी पॉजिटिव आएगा। तो डबल साल्ट जो हैं वो अपने संघटक आयनों में टूट जाते हैं, उनका परीक्षण देते हैं। इनको जालक यौगिक कहते हैं। ये ठोस अवस्था में तो स्थायी होते हैं लेकिन अपनी विलयन अवस्था में अपना अस्तित्व खो देते हैं। दूसरा जो है उनको हम लोग बोलते हैं संकुल लवण। देखिए अगर हम लोग बात करें पोटेशियम फेरोसाइनाइड की तो हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब इसको वाटर में डिज़ोल्व किया जाएगा तो ये टेस्ट देगा किसका? K+ का। ये टेस्ट देगा किसका? Fe2+ का। और ये टेस्ट देगा किसका? Cna- का। हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि संकुल, इनको हम लोग कहेंगे संकुल लवण जो होते हैं, जब उनका जलयोजन करवाया जाता है यानी पानी में जब उनका घोला जाता है तो ये 2 अलग आयनों का परीक्षण देते हैं जिनसे मिलकर ये नहीं बने हुए हैं। यहाँ पे हमें टेस्ट मिलेगा किसका? K+ का। और यहाँ पे हमें टेस्ट मिलेगा किसका? FeCN6 का हमें टेस्ट मिलेगा। यानी कि हम लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब इनका डिसोसिएशन करवाया जा रहा है तो इनमें जब डिसोसिएशन हो रहा है तो ये अपने संघटक आयनों का परीक्षण देते हैं, जबकि संकुल लवण जो है वो अपने संघटक आयनों का परीक्षण नहीं देते हैं। संघटक आयनों का परीक्षण नहीं देने से मतलब यह है कि यहाँ पे जो ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड है ये Fe का टेस्ट नहीं देगा। जब इसमें आयरन का टेस्ट किया जाएगा, Fe2+ का टेस्ट किया जाएगा तो वो कैसा आएगा? वो नेगेटिव आएगा। ऐसे ही Cn- का जब टेस्ट किया जाएगा तो Cn- का टेस्ट भी नेगेटिव आएगा। ये Cn- का टेस्ट नहीं देकर उसकी जगह एक अलग आयन का टेस्ट दे रहे हैं जिसे हम लोगों ने लिखा है FeCN6 ये जो आयन हैं इनको हम लोग बोलते हैं क्या? संकुल आयन। क्या बोलते हैं? संकुल आयन। और ये जो कंपाउंड बने हैं उनको हम लोग बोलते हैं संकुल यौगिक। समझिएगा दोनों में फ़र्क है, यह है आयन और यह है यौगिक। ये जो K+ बचा है उसे हम लोग बोलते हैं काउंटर आयन, जिसे हिंदी में हम लोग लिखते हैं प्रति आयन। वैसे आप लोगों को आगे डेफिनेशन वगैरह में समझा दिया जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे जो संकुल
लवण की बात कर रहे हैं, ये अपने संघटक आयनों का परीक्षण नहीं देते हैं। इन यौगिकों को हम लोग कहते हैं उपसह संयोजक यौगिक। उपसह संयोजक यौगिक इनको कहा जाता है, जिनको हम लोग लिखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इनको कहा जाता है। ये ठोस अवस्था के साथ ही अपनी विलीन अवस्था में भी अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं और अपने संघटक आयनों का परीक्षण नहीं देते हुए नए आयनों का परीक्षण देते हैं, जिनको हम लोग क्या कह रहे हैं, उपसह संयोजक यौगिक या संकुल लवण। हमें इस चैप्टर में संकुल लवण के बारे में ही पढ़ना है। अब सवाल यह है कि जब KCN एक स्टेबल कंपाउंड था, FeCN2 जब एक स्टेबल कंपाउंड था, तो क्या आवश्यकता थी कि जब ये दोनों मिले तो इन्होंने अपने आयंस एक्सचेंज करके एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन किया। यानी कि जब ये खुद स्टेबल थे तो ऐसी क्या आवश्यकता थी जिसके कारण ये दोनों आपस में मिले और एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन किया। इसके बारे में सबसे पहले बताया था किसने, अल्फ्रेड वर्नर ने। ठीक है, वर्नर ने उपसह संयोजक यौगिकों की संरचना और उनके बनने के बारे में एक एक्सप्लेनेशन दिया, जिसे हम लोग बोलते हैं उपसह संयोजक यौगिकों का वर्नर सिद्धांत। वर्नर सिद्धांत जो कि उपसह संयोजक यौगिकों के फॉर्मेशन को समझाता है, ये हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।